बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने सेल साइकिल के इंटरफेस के बारे में डिस्कस किया। आज हम इसके एम फेज़ के बारे में जानेंगे, जो कि माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस पर मुश्तमिल है। लेकिन मज़ीद माइटोसिस के बारे में जानने से पहले मैं चाहूँगा कि आप क्रोमोसोम के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रोमोसोम के बारे में क्लियर हो सके। यहाँ पर आपको डायग्राम में एक रेप्लिकेटेड या डुप्लिकेटेड क्रोमोसोम दिखाया गया है। क्रोमोसोम बुनियादी तौर पर धागे की तरह के साख्तें या ढांचे हैं जो यूकैरियोटिक खुलियों के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ये बुनियादी तौर पर डीएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। डीएनए वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जीनियाती मालूमात रखता है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होती है। क्रोमोसोम को अगर हम इसके अज्जा में डिवाइड करें तो इसमें हमें दर्ज झेल चीज़ें नुमाया नज़र आएंगी। हर क्रोमोसोम दो एक जैसी कापियों पर क्रोमैटिड्स पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर इसका एक क्रोमैटिड ये है और एक क्रोमैटिड ये है, जो कि आपस में एक ख़ास जगह से जुड़े होते हैं, यानी ये वाली जगह, और इस जगह को हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम का एक महदूद खित्ता है जो सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल रेशों के लिए मुंसलिक मुकाम के तौर पर काम करता है। ये क्रोमोसोम को दो बाजुओं में भी तकसीम करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इसका शॉर्ट आर्म है और एक इसका लॉन्ग आर्म है। इसके बाद अगर हम टीलोमेयर का ज़िक्र करें तो टीलोमेयर बुनियादी तौर पर दोहराए जाने वाले डीएनए के तरतीब है या ऐसी डीएनए की सीक्वेंस जो बार बार एक कैप की सूरत में डीएनए के सिरे पर मौजूद होती है। वो क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम के साथ फ्यूज़ होने से भी बचाती है, आपस में जुड़ने से भी बचाती है, और ये भी बताती है कि ये क्रोमोसोम कितना पुराना है और इसकी एजिंग कितनी हो चुकी है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे किनारों पे ये जो कैप्स होती हैं ये कम होती जाती हैं। इसके अलावा एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसे कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन डीएनए और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स है जो क्रोमोसोम बनाता है। प्रोटीन बुनियादी तौर पर हिस्टोन होती है और डीएनए को एक कम्पैक्ट ढांचे में पैक कर कर रखती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कॉइल रिंग आपको अंदर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली वो डीएनए है जो इस क्रोमोसोम में पाया जाता है। और चूँकि ये क्रोमोसोम एक डुप्लिकेटेड क्रोमोसोम है और ये डुप्लिकेटेड क्रोमोसोम आप सिर्फ उसी सूरत में सेल के अंदर देख सकते हैं जब सेल डिवीजन कर रहा हो और डिवीजन के इन फेजेस में से गुज़र रहा हो। आम तौर पर क्रोमोसोम आपको इस डुप्लिकेटेड फॉर्म में नज़र नहीं आता, बल्कि वो एक सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डीएनए मौजूद है, जैसा कि यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया जा रहा है। ये इसके डीएनए है इसके अंदर, और इसके इर्द गिर्द प्रोटीन हिस्टोन होती है जो इसको एक कॉम्पैक्ट शक्ल देती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स दो तरह के दिखाए गए हैं। ये पहले वाली जो आपको कॉपी नज़र आ रही है, हैं ये भी जोड़े, लेकिन ये रेप्लिकेटेड नहीं है। और आम हालात में सेल के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो इसी हालत के अंदर होते हैं। जबकि अगर आप इस जगह पर देखें तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम हैं वो डुप्लिकेट हालत में मौजूद हैं, यानी हर क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं। जबकि अगर इस क्रोमैटिड की और होमोलोगस क्रोमोसोम के इस क्रोमैटिड की बात की जाए
तो ये आपस में नॉन सिस्टर्स हैं। यहाँ पर हमें एक चीज़ का क्लियर आइडिया हो गया कि क्रोमोसोम में हमेशा 2 क्रोमैटिड नहीं होते। क्रोमोसोम में क्रोमैटिड्स की तादाद सेल साइकिल के मरहले के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। नकल से पहले जीवन मरहले के दौरान और उसके एक क्रोमोसोम एक ही क्रोमैटिड पर मुश्तमिल होता है। नकल के बाद खुलिये के साइकिल यानी सेल के साइकिल के एस मरहले के, जिसको हम सिंथेसिस फेज़ या सिंथेसिस मरहला कहते हैं, उसमें क्रोमोसोम रेप्लिकेट होता है और इस हालत में आ जाता है जिस हालत में आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। हम बात कर लेते हैं माइटोसिस की। जैसा कि आपको पता है कि क्रोमोसोम पहले से ही डुप्लीकेट होकर दोहरे क्रोमैटिड्स की हालत में मौजूद है। इस फेज़ की पहचान भी यही है कि इसके आगाज़ में क्रोमैटिन इंतहाई तरतीब शुदा ढांचे में गाढ़ा हो जाता है और इसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जिस जगह से जुड़े होते हैं उस जगह को सेंट्रोमेयर कहते हैं। वहाँ पर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन पाई जाती है जिसे काइनेटोकोर भी कहा जाता है। ये काइनेटोकोर बेसिकली वो प्रोटीन है जहाँ पर स्पिंडल फाइबर आकर अटैच होते हैं इस जगह पर, जैसा कि आपको दिखाया गया है। और ये स्पिंडल फाइबर जहाँ से आ रहे हैं वो सेंट्रोमेयर्स हैं जो पहले से डिवाइड हो चुके हैं इंटरफेस के दौरान। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सेंट्रियोल, जिसको कलेक्टिवली हम सेंट्रोसोम कहते हैं, वो पोल्स की दोनों साइड्स पर जा चुका है और वहाँ से स्पिंडल फाइबर्स के ज़रिए काइनेटोकोर के साथ अटैच होकर क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स के साथ जुड़ा हुआ है। माइटोसिस का अगला मरला मेटाफेज़ है। मेटाफेज़ की पहचान यही है कि जब स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के काइनेटोकोर फाइबर्स के साथ जुड़कर एक नेटवर्क बना लेते हैं तो ये क्रोमोसोम्स खुद को सेल के दरमियान में तरतीब देते हैं जो मेटाफेज़ प्लेट बनाता है। मुखालिफ सेंट्रोसोम से बहुत से दूसरे रेशे एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं। इस फेज़ की पहचान यही है कि इसमें क्रोमोसोम सेल के दरमियान में आकर एक प्लेट बनाते हैं जिसको मेटाफेज़ प्लेट भी कहा जाता है। मेटाफेज़ के बाद शुरू होने वाला फेज़ एनाफेज़ कहलाता है। इस फेज़ की पहचान ये है कि इसके अंदर दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स एक ही क्रोमोसोम्स के खिंच जाते हैं अलग अलग पोल्स की तरफ। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले ये एक ही क्रोमोसोम था लेकिन अब इसके दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो गए हैं। एनाफेज़ के इख्तिताम पर सेल क्रोमोसोम की एक जैसी कापियाँ को मुखालिफ कुतुबों पर ग्रुपों में अलग अलग करने में कामयाब हो जाता है। आधे क्रोमोसोम और क्रोमैटिड्स एक साइड पर और आधे एक साइड पर हो जाते हैं। अब हर साइड पर क्रोमोसोम सिंगल क्रोमैटिड की हालत में पाया जाता है। माइटोसिस में एनाफेज़ के बाद आने वाला फेज़ टीलोफेज़ कहलाता है। इस फेज़ की पहचान ये है कि इसमें न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों न्यूक्लियस कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम रखते हैं लेकिन सेल मुकम्मल तौर पर अभी डिवाइड नहीं हुआ। टीलोफेज़ के इख्तिताम तक कैरियोकाइनेसिस तो कंप्लीट हो जाता है लेकिन सेल अभी 2 हिस्सों में तकसीम होना बाकी है जो आखिरी मरहले में होता है जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। फेज़ का आखिरी मरहला या इख्तितामी मरहला साइटोकाइनेसिस कहलाता है। साइटोकाइनेसिस बुनियादी तौर पर साइटोप्लाज्म की तकसीम का नाम है। ये तकसीम जानवरों और पौधों के खुलियात में अलग अलग तरीके से होती है। अगर हम पहले जानवरों के खुलियात की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि टीलोफेज़ के इख्तिताम तक कैरियोकाइनेसिस मुकम्मल हो चुका था। कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस की तकसीम। अब चूँकि साइटोप्लाज्म की ने तकसीम होना है और बिल आखिर 2 सेलों ने अलग अलग होना है तो इसलिए यहाँ पर एनिमल सेल्स के अंदर एक क्लीवेज फरो, एक रिज, एक कंस्ट्रिक्शन पैदा होती है जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है
और ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रने के साथ साथ गहरी होती जाती है और बिलाखिर सेल दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। यानी अगर हम साइटोकाइनेसिस को पौधों के सेल्स में देखें तो पौधों के सेल्स में गोल्जी ऑपरेटस जो कि एक ऑर्गेनेली सेल के अंदर पाया जाता है, वेसिकल्स बनाता है, छोटी छोटी थैलियाँ। ये छोटी छोटी थैलियाँ आपस में मिलकर एक प्लेट बनाती हैं जिसको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में इसका बगौर जायज़ा ले सकते हैं। ये डीप होती जाती है और बिलाखिर इससे प्राइमरी सेल वॉल बनती है और पौधे का सेल दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है।